हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं नवंबर मंथ के। और आज का लेक्चर में हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के करंट अफेयर्स मेजर है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, सी सैट का कोर्स स्टार्ट होगा है ना 1 मार्च से। तो प्लीज़ रजिस्टर इन द कोर्स है ना। और आप लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं है ना। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला लेक्चर देखते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं। दैट इज़ अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज़ कैग है ना। तो कैग कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल इनसे डील करते हैं? आर्टिकल 148 टू 151 कैग से पूरा डील करता है, इनकी पावर्स को डिफाइन करता है, ये पोस्ट को डिफाइन करता है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो सब डिफाइन करता है ना। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ब्रिटिश सिस्टम से ही आई है हमारी है ना। तो ब्रिटिश में जो ये कॉम्प्ट्रोलर होता है, एक्चुअली जो इंडिया में कैग का रोल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ये जो नाम है इनका, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कॉम्प्ट्रोलर का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो इनसे जो फंड्स रिलीज़ होंगे वो उनकी अप्रूवल से रिलीज़ होंगे, मतलब ये बताएंगे कि फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए है ना। तो कॉम्प्ट्रोलर का फंक्शन वैसा होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो कैग हैं वो सिर्फ ऑडिट करते हैं जब एक्चुअली स्पेंडिंग हो जाती है, स्पेंडिंग हो जाने के बाद वो ऑडिट करते हैं, ना कि पहले है ना। तो ये थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है नेम के साथ। तो ये क्या करते हैं कैग, ये हमारे हेड हैं किसके, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के है ना। तो ये पूरा ऑडिट करते हैं सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंसेस को, ठीक है। सिंपल याद रखो, ही इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। तो पब्लिक पर्स जो पब्लिक मनी है ना, उनको प्रोटेक्ट, वो उनकी स्पेंडिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है, वो कैग इंश्योर करते हैं थ्रू हिज ऑडिट सिस्टम्स है ना। तो सारे लेवल्स पे ये काम करते हैं, सेंटर और स्टेट। ये याद रखना, लोकल बॉडीज़ को ऑडिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, लोकल बॉडीज़ को नहीं करते हैं ऑडिट, ठीक है। बट अगर कोई जैसे रिक्वेस्ट करती है ना गवर्नमेंट, तो कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप कर लो, अर्जेंट है, तो कर सकते हैं। बाकी वैसे नहीं कर सकते, मतलब इन जनरल इनके काम में नहीं होता है ना, उनकी कोई मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ही अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 148 टू 151, कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज वारंट एंड सील। अच्छा, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा ना, अंडर हिज वारंट, वारंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका क्या मतलब होता है? वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील क्या मतलब होता है? बाकी लोग वारंट अंडर हैंड एंड सील नहीं होते क्या? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कैग का जब अपॉइंटमेंट होता है ना, तो कैग को अपॉइंट सोली प्रेसिडेंट करते हैं, और उनका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है उसको साइन भी प्रेसिडेंट खुद ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट किसी को बोलें कि आप मेरे बिहाफ पे, या प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे यहाँ साइन करके भेज सकता है। ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट खुद साइन करते हैं और कैग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। बाकी जैसे आप बाकी भी देखे होंगे, जैसे पब्लिक सर्विसेज के होते हैं, जिनको पब्लिक सर्विस में जो IAS IPS होते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। UPSC के मेंबर्स होते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट खुद से साइन नहीं करते उनका लेटर है ना। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी साइन कर देते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी को अपने बिहाफ पे ऑथराइज़ करते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे इस लेटर पे साइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो करते हैं। बट वारंट अंडर इज हैंड एंड सील का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का खुद स्टैंप लगता है, प्रेसिडेंट की खुद की सील लगती है और खुद का सिग्नेचर लगता है वहाँ पे, तब जाके अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। इनका टेन्योर कितना है? 6 साल का है, या फिर 65 ईयर्स एज का जो पहले आ जाए है ना। तो ये आपको याद रखना है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, तो 6/65 ऐसे याद रखा करो, 6/65, ठीक है। अभी हमारा जो पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट होगा ना, जो हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें हम कैग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी अभी उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा कि कब आ रहा है ना, तो उसको भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं, विसिल ब्लोअर पोर्टल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विसिल ब्लोअर पोर्टल क्या है? ये बेसिकली IREDA जो कि मिनी रत्ना है ना, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब विसिल ब्लोअर क्या होता है? विसिल मतलब सीटी बजाना। सीटी आप कब बजाते हो? किसी का अट्रैक्शन सीख करने के लिए है ना। ट्रेडिशनल सेंस में अगर मैं बताऊँ तो सीटी क्यों बजाते हैं लोग? किसी का अट्रैक्शन सीख करने के लिए है ना। तो ऐसे ही विसिल ब्लोअर गवर्नेंस में क्या होगा?
आपको गवर्नमेंट का अट्रैक्शन सीख करना है। क्यों सीख करना है? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा करप्शन हो रहा है जिस पे गवर्नमेंट का अटेंशन ज़रूरी है ना? इसीलिए आप विसिल ब्लो करते हो, मतलब आप बताते हो गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है, आप आइए उसको इन्वेस्टिगेट करिए, है ना? बट आप ये एनोनिमसली करते हो, मतलब आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, ठीक है? तो आइडेंटिटी रिवील भी हो जाती है तो आपको प्रोटेक्ट किया जाता है उस एक्ट के अंदर, है ना? तो अब इसके लिए पोर्टल आया है जिसके थ्रू IREDA के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि मिनी रत्ना है, वो फ्रॉड, करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर, इन सब के के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं अपनी, है ना? पोर्टल इज़ अ पार्ट ऑफ IREDA's जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, है ना, विच इज़ अ मिनी रत्ना अंडर कैटेगरी 1 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। विसल ब्लोइंग क्या होती है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 213, विसल ब्लोइंग इज एन एक्शन एम्ड एट ड्राइंग द अटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स टू इंस्टेंसेज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, मान लो आप कोई काम कराने गए हो, आपसे घूस लिया जा रहा है, तो दिस इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस एंड दिस इज करप्शन, तो आप विसल ब्लो कर सकते हो, मतलब आप, है ना, एनोनिम, आप बेसिकली कंप्लेन कर सकते हो। A whistleblower can be anyone who choose to expose wrong practices and has evidence to support the allegations. आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फर्जी फ्रिवलस कंप्लेन कर रहे हो, मतलब उसको गंदा दिखाने के लिए आप कंप्लेन कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पे एक्चुअली बेसिकली एविडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ इसने मुझसे पैसे लिए हैं, है ना? आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो या आप कुछ कर लो ऐसा, है ना, एविडेंस दिखाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बर्थ एनिवर्सरी होती है तो उस वीक में होता है। तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसको मनाया जाता है ना? वजह ये है, इसमें अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना? ये है बस, और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल के बारे में बात करते हैं, 2021 में जो आया था। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि अब जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का, है ना, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सिबलिंग्स में। तो जैसे आपका भाई है ना, और आप हो, तो आपके में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, है ना? जनरली पहले क्या होता था ना, लड़कियों को अगर फीमेल होती थी तो उनको प्रॉपर्टी पे हक नहीं दिया जाता था, या जनरली बेटे को ही इनहेरिट किया जाता था सारा प्रॉपर्टी, है ना, जनरली पहले, है ना? बट अभी ये सिंस ये लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ना, खासी खासी लोग, खासी जयंतिया, या आपने पढ़ा होगा खासी जयंतियाज एंड गारो जो मेघालय में है ना, तो ये लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करते थे। तो इसमें यहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है, मतलब यहाँ पे जो लीनिएज होता है वो मदर का होता है ना। जैसे अब नॉर्दर्न इंडिया में या फिर इन जनरल आप देखोगे तो हम लोग फादर का सरनेम लगाते हैं, है ना? फादर का चेंज हो जाता है सरनेम जब वुमेन मैरी करके आती है ना? तो फादर का बेसिकली मेल का जो सरनेम है वो चलता है, उनका लीनिएज चलता है। बट वहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम में क्या होता है, इसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल सिस्टम, है ना? और मैट्रिलिनियल सिस्टम में क्या होता है, फीमेल का सरनेम चलता है ना, मतलब आप जाने जाते हो बाय और फीमेल, मतलब आपकी मदर के सरनेम से, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब इन्होंने ये खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल में ये है कि अब जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो सिबलिंग्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना? तो मैट्रिलिनियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो 3 ट्राइब्स हैं मेघालय की, खासी, जैंतियाज एंड गारोज, वो मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करती हैं, है ना? इसमें लीनिएज और डिसेंट जो है वो मदर के नाम से, मदर के क्लैन से बेसिकली ट्रेस किया जाता है ना? समझ में आ गया? बस यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सेशंस क्या हैं? तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है ना, वो सेशन को समन करते हैं, है ना? समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 85। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जिसको प्रेसिडेंट समन करते हैं, समन मतलब बुलाना, गैदरिंग बुलाना, है ना? तो प्रेसिडेंट उसको समन करते हैं अंडर आर्टिकल 85, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि कितने दिन के लिए सेशन होना चाहिए, है ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि 2 पार्लियामेंट सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का हो सकता है, ठीक है? तो 2 पार्लियामेंट सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है ना? इसका मतलब एटलीस्ट 2 सेशन तो होने चाहिए साल में, है ना? बट जनरली आप बोलोगे तो ऐसा है कि 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन होने चाहिए, विंटर, मानसून और कौन सा सेशन? बजट सेशन, है ना? विंटर, मानसून और बजट सेशन, ठीक है? तो ये 3 सेशन जनरली होते हैं, ठीक है, कन्वेंशन के थ्रू। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। बाय कन्वेंशन द पार्लियामेंट मीट्स 3 सेशंस इन अ ईयर, है ना? बजट, मानसून एंड विंटर सेशन, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और MP लैड स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो MP लैड स्कीम क्या है? इसको अनाउंस किया गया था दिसंबर 1993 में, ठीक है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी टोटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना?
अब इसमें क्या है, एमपी लेड स्कीम के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले यूपीएससी में, है ना, पिछले साल ही आया था या पिछले साल आया था शायद। एमपी लेड इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है, एमपी इज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, LAD इज फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। तो एमपीज क्या करेंगे, जहाँ के भी वो हैं, है ना, मतलब अपने एरिया को, लोकल एरिया को डेवलप करेंगे, है ना, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 5 करोड़ पर एमपी दिया जाता है ना। अब ये इंस्टॉलमेंट्स में पे होते हैं, 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट्स में ये पे होते हैं, और ये नॉन लैप्सेबल होते हैं। मतलब मान लो आपको एक साल में 5 करोड़ मिला, है ना, और आप वो खर्चा नहीं कर पाए, तो वो अगले साल जाके जुड़ जाएगा, अगले साल भी आपको 5 मिलेगा, और पिछले साल से जो कैरी होगा, मान लो आपने 2.5 करोड़ खर्चा आप नहीं कर पाए, तो टोटल आपको 7.5 करोड़ हो जाएगा, है ना। अब इसमें एमपी को क्या करना रहता है, लोकल एरिया को डेवलप करना रहता है ना। उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली पैसे दिए जाते हैं, है ना। तो वो फिर डीएम्स मिलके बेसिकली प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, है ना। और इसमें एमपी रिकमेंड करता है कि क्या काम होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेशन जो है वो कौन कौन कर सकता है और कहाँ कहाँ कर सकता है, ठीक है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि एमपी लेट्स लॉन्च किसने किया है, किस 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 मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इट कम्स अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर आता है ना। क्या करता है, टू इनेबल एमपीज टू रिकमेंड वर्क्स of development nature and emphasis on the creation of durable community assets in the areas of drinking water, primary education, public health, sanitation and roads। ये जो मेजर एरियाज है ना, उन पे बेसिकली ये काम करता है, उन पे वर्क को रिकमेंड करते हैं ये एमपीज, है ना। तो ये मेजर एरियाज याद रखना कौन कौन से हैं, ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स, है ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये लोग ये काम रिकमेंड करते हैं ना। इनके लिए उनको 5 करोड़ मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ की, है ना। जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, बता ही दिया। और इसमें एटलीस्ट जो भी काम हो रहा होता है उसका 10% इंस्पेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, है ना। यही सेम स्टेटमेंट पूछा गया था शायद यूपीएससी के पेपर में, है ना, कि क्या 10% होता है ऑडिट, है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ये भी जो भी कमेंडेबल, ये जो भी ऐसे लोकल डेवलपमेंट्स होती हैं ना, उसमें आपको ऑडिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑडिट नहीं करोगे तो फिर तो खर्चा कहीं भी हो सकता है ना। हो सकता है एमपी अपना फार्म हाउस बना रहा हो उस 5 करोड़ से, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चेकिंग ज़रूरी है, ऑडिट ज़रूरी है ना। अब जो रिकमेंडेशन ऑफ वर्क्स है ना वो कौन कौन कर सकता है, तो लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं किस अपनी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जहाँ से वो इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, वहाँ पे वो रिकमेंड कर सकते हैं अपना काम। जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कहीं भी स्टेट में, जहाँ जिस स्टेट के वो हैं, जिस राज्य के वो हैं, उस स्टेट में कहीं भी वो काम रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, हम एमपीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो एमपीज़ तो कोई भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, अगर एमपी अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, या फिर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो लोकसभा और राज्यसभा का है, वो कहीं भी कंट्री में रिकमेंड कर सकता है काम और इम्प्लीमेंट करवा सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं भी कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर अपने स्टेट में कर सकते हैं, और लोकसभा के मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल है अबाउट प्रिविलेज मोशन, है ना। तो क्या होता है प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब किसी को बेनिफिट देना, है ना, किसी को एडिशनल बेनिफिट देना, है ना, जो बाकियों को नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ प्रिविलेज, है ना। अब मान लो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आप फाइनेंशियली साउंड हो, है ना, तो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, है ना, पढ़ाई करने के लिए हो सकता है एसी का कमरा मिल रहा हो, तो यू हैव अ प्रिविलेज ओवर समवन जो कि बहुत गरीब है ना, उसको वो बहुत ही रिमोट से गाँव में पढ़ाई कर रहा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है ना, तो उसको हो सकता है स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना पड़ रहा हो। तो इसको उतना प्रिविलेज नहीं है जितना आपको प्रिविलेज है ना, तो आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो इस टाइप से प्रिविलेज का मतलब होता है। अब प्रिविलेज मोशन क्या है भाई, पार्लियामेंट में क्या प्रिविलेज है, तो पार्लियामेंट में बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। जैसे उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उनके पास राइट होता है कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट में, जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको पब्लिश करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, है ना। तो दे हैव अ राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, वो करवा सकते हैं प्रोसीडिंग्स को पब्लिश, या फिर वो अगर सीक्रेट सेशन है तो मना भी कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये प्रिविलेजेस होते हैं, ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो ये जो बेसिकली सेंटर का आर्टिकल है 105, है ना, 105 वाले सेंटर से डील करेंगे प्रिविलेजेस, है ना, तो मतलब एमपी से डील करेंगे, और एमएलए से कौन से डील करेंगे, मैंने आपको बताया 89 इसमें प्लस कर दो, कितना आएगा 194। तो 194 आर्टिकल किससे डील करेगा, स्टेट वालों से, ठीक है। तो स्टेट वाले जो एमएलएज हैं उनके प्रिविलेजेस से कौन सा आर्टिकल डील करता है, 194, है ना। तो आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़, है ना, इन्जॉयड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो कुछ राइट्स होते हैं और कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं जो उनको सेफगार्ड्स होते हैं जो उन मेंबर्स को दिए जाते हैं, है ना। या तो इंडिविजुअली दिए जाते हैं, या तो उनको इंडिविजुअली दिए जाते हैं, या फिर कलेक्टिवली एज अ हाउस दिए जाते हैं, है ना। सो दैट क्यों दिए जाते हैं ये प्रिविलेजेस, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, मतलब अपना जो रोल है वो निभा सकें, है ना। किसी के फियर एंड फेवर में काम नहीं करेंगे, भाई हम ये बोल देंगे तो कोर्ट हमको समन कर देगा, हमको जाना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम अपना डिसेंट जो है, जो अपना व्यू पॉइंट है वो हम नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज कि हम पार्लियामेंट के सेशन में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है पार्लियामेंट में, है ना, कि आप भाई कुछ भी बोल सकते हो अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गाली वाली नहीं दे रहे हो, है ना। तो वैसे कुछ भी बोल सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो, है ना। तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दो प्रिविलेजेस को मेंशन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। अब व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स, अब इन जब भी इन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, है ना, और उसको ये पनिशेबल है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो उसके बाद अ नोटिस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ मोशन बाय एनी मेंबर ऑफ ईदर हाउस अगेंस्ट दोज बीइंग गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो जो भी प्रिविलेज को ब्रीच करता है उसके अगेंस्ट ये बेसिकली मोशन पास होता है। अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स और भी हैं, वो आपको होमवर्क है और क्या क्या है। जैसे मैं एक बता देता हूँ कि जैसे मान लो अगर कोई एमपी है ना, वो कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा है और उसमें उसने मेजर जो फैक्ट्स हैं उसको विदहोल्ड कर दिया, है ना, विद होल्डिंग ऑफ फैक्ट्स, है ना, विद होल्ड कर दिया मतलब बताया नहीं पार्लियामेंट को कि भाई ये फैक्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो भी एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ही है ना। आपको सब चीज़ें बतानी है और इसमें तो बहुत लोग गए भी हैं, जैसे वो स्मृति ईरानी जी हैं, उनके अगेंस्ट लग गया था ये, है ना। तो वो सब भी है, ठीक है। तो अभी ये आपको याद रखना है, अभी आपको घर जाके देखना है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें ब्रीच ऑफ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर काउंट होती है ना, कौन सी चीज़ें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब देखना है जाके और कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी हैं ऐसी चीज़ें, है ना। उसके बाद एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ ईडी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको पता होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है सीबीआई का, उनका अभी जो साल है, जो ईयर होता है टेन्योर का, वो दो ईयर का है ना एट प्रेजेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है कि भाई हम ये एक्सटेंड करके 5 साल भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर अब ये है कि अब हम 5 साल कर सकते हैं। तो यही बेसिकली न्यूज़ में था। तो टू ऑर्डिनेंसेस टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं उन दोनों का बेसिकली जो टेन्योर है ना, उसको बढ़ाने की बात की गई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी की वो उनको 5 साल कर सकते हैं। करंटली जो टेन्योर है वो 2 साल का है ना। वाइल दे कैन नॉट बी रिमूव्ड विद सम एक्सेप्शंस बिफोर देयर टेन्योर, एन एक्सटेंशन कैन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो एक्सटेंशन गवर्नमेंट दे सकती है, मतलब मान लो 2 साल का उसका टाइम खत्म हो गया, है ना, तो गवर्नमेंट अब एक्सटेंशन दे सकती है उनको 5 साल में। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, आप बता सकते हो कि सीबीआई के लिए, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए ये क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखो, एक तो यही पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर सीबीआई का जो डायरेक्टर है ना, उसका अपॉइंट भी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही करती है। अगर इसका टेन्योर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि हम इसको 2 से 5 कर सकते हैं, तो इसका जो डायरेक्टर है वो क्या मतलब निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगा। उसको तो ये लगेगा ना कि यार मैं थोड़ा गवर्नमेंट के फेवर में काम कर लेता हूँ, तो क्या पता मेरा टेन्योर जो है वो 2 से 5 साल कर दें, है ना। ऐसा हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। इस सिमिलर चीज़ ईडी के साथ भी हो सकती है। तो अपने व्यू पॉइंट्स मेरे को बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मूव का क्या इम्पैक्ट है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। तो अब क्या है कि जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, उसको अमेंड किया गया है इसको बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये था अबाउट एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ ईडी एंड सीबीआई डायरेक्टर्स, है ना। उसके बाद सीबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीआई कब सेटअप हुई थी, 1963 में, है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, किसके अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। रिकमेंडेशन किस कमेटी की थी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, संथनम कमेटी की ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, है ना। तो संथनम कमेटी किसके ऊपर थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर, जिसके अंडर सीबीआई को बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया था और फाइनली इसको 1963 में सेटअप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर बनी है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपको याद रखना है। बट ये जो अपना पावर्स हैं वो कहाँ से डिराइव करती है, दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो हमने ये पढ़ा ना अभी पीछे, कहाँ गया,
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे अपना पावर ये डिराइव करती है ना। तो ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को पर्टेनिंग टू 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट एक्ट्स एंड 231 ऑफेंसेस इन द आईपीसी। तो इन जो भी ये डिफाइंड है, इनमें अगर कोई ऑफेंस होता है ना, इनका कोई वॉलेशन होता है तो सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ईडी के बारे में बात कर लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है ना। ये दो लॉज जो मेजर लॉज हैं उनको एनफोर्स करती है, कौन से? फेमा और पीएमएलए। तो फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। 2002 इन दोनों को ये बेसिकली एनफोर्स करती है ना। तो दिस इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपको याद रखना है ये आता किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ना, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इसके अभी रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट रिलेट्स टू सेक्शन 7। तो अब जो सेक्शन 7 है पॉक्सो एक्ट का, उसमें ये डिफाइंड है कि सेक्सुअल जो एग्जॉल्ट है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ अ सेक्सुअल एजॉल्ट। तो वो ये ऐसे डिफाइन करता है कि किसी के पास भी किसी का भी सेक्सुअल इंटेंट होता है जो टच करता है प्राइवेट पार्ट जैसे वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए है ना। या फिर या फिर या फिर किसी चाइल्ड को फोर्स करता है टच करने के लिए, है ना, ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन का, और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, उसका इंटेंट अगर सेक्सुअल है ना, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट अ सेक्सुअल असॉल्ट, है ना। चाहे वो पेनिट्रेशन वाला हो चाहे वो विदाउट पेनिट्रेशन वाला हो, दोनों ही सेक्सुअल असॉल्ट में अब काउंट होगा, ठीक है। और सेक्शन 8 जो है वो अगर किसी ने इसके अंडर ऑफेंस किया है तो उसके लिए सजा देता है मिनिमम 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, है ना। अब कोर्ट ने बोला है कि ये जो टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट है या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दे देता है इस आर्टिकल को, है ना। इससे बहुत सारे अब्यूजेज जो हैं वो हट जाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है ना, स्किन, अब इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मतलब कि इसका मतलब इनका इंटेंशन क्या था स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, मतलब कि नेकेड अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, है ना, मतलब नेकेड कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो हम मानेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट है ना। अगर मान लो कोई ग्लव्स पहन के कर रहा है, लेट्स से किसी ने ग्लव्स पहन के या टच कर दिया, है ना, तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है ना। तो इसको उन्होंने चेंज किया, उन्होंने बोला कि अब से अगर किसी भी सेक्सुअल इंटेंट से आप टच कर रहे हो, चाहे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो चाहे ना हो, हम उसको क्या, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो हम उसको इसके अंदर सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे अंडर सेक्शन 7, है ना। कोर्ट ने यही रूल किया कि एक्ट ऑफ टचिंग द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी अदर एक्ट इन्वॉल्विंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है ना। मान लो आप कपड़े पहन के ही कर रहे हो, है ना, बट इट इज़ अ सेक्सुअल इंटेंट, आपका इंटेंट सेक्सुअल है और आप टच कर रहे हो उनके प्राइवेट पार्ट को, देन इट इज़ काउंटेड एज ए सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, है ना। if done with a sexual intent would amount to a sexual assault within the meaning of section 7, है ना। तो ये उन्होंने रूल कर दिया। तो बस यही स्टेटमेंट था जो आपको बताना था। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रोसेस फॉर रिपीलिंग अ लॉ। तो किसी भी लॉ को हम कैसे रिपील करते हैं, तो अभी आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फार्म लॉज को रिपील कर दिया था, है ना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्रोसीजर है जिससे रिपील होता है। तो देखो दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो लॉ ही ऐसा बने, एक तो लॉ ही ऐसा बने जो रिपील हो जाए अपने आप। इन मतलब कोई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाया, कोई लॉ बनाया जिसमें एक सनसेट क्लॉज उन्होंने ऐड कर दिया। सनसेट क्लॉज क्या होता है, क्या नाम से समझ में आ रहा है? सनसेट का मतलब क्या होता है? सन क्या, जब सन राइज होता है ना, तो वो अपने आप सेट हो जाता है ना, तो वो अपने आप सेट हो जाता है ना, ऐसे ही तो होता है। ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है ना। तो अब अपने आप ही सेट होता है ना, उसके लिए डिफाइन थोड़ी करते हो कि आप इस टाइम पे सेट होना है ना, तो अपने आप ही सेट होता है। तो वैसे ही कोई भी लॉ अगर अपने आप ही एग्जिस्टेंस से हट जाए, मतलब अपने आप ही वो हट जाए, मतलब उसको हमको रिपील करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक पर्टिकुलर डेट के बाद ऑलरेडी वो रिपील हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सनसेट क्लॉज। तो उसको हम लाने के लिए, जैसे किसी भी लॉ में अगर हमने सनसेट क्लॉज लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेट के बाद वो लॉ एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, है ना। तो मान लो मैंने आज ये बोला कि फार्म बिल्स मैं लाया हूँ, है ना, फार्म बिल्स में जो फार्म बिल्स का लॉ है उसमें मैंने ये बोल दिया कि ये फार्म बिल्स
2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक एप्लीकेबल है ना। उसके बाद से दे विल रिपील। तो दिस इज़ अ सनसेट क्लॉज कि मैंने बोल दिया कि ये जो फार्म लॉज हैं ये 1 जनवरी 2025 तक ही हैं, ऑल्दो इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं ये बस बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सनसेट। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि फिर अगर ऐसा सनसेट क्लॉज नहीं है तो फिर पार्लियामेंट नए सिरे से लेजिस्लेशन पास करता है उसको रिपील करने के लिए, है ना। फिर पास होता है, दोनों हाउस पास करते हैं, इस टाइप से होता है ना। तो रिपीलिंग अ लॉ इज़ वन ऑफ द वेज टू नलीफाई अ लॉ, मतलब कि अब लॉ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अ लॉ इज़ रिवर्स्ड व्हेन पार्लियामेंट थिंक्स देयर इज़ नो लॉन्गर अ नीड फॉर अ लॉ टू एग्जिस्ट, है ना। अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि लॉ अब हमको ये लॉ चाहिए नहीं, मतलब इसका कोई अभी सेंस नहीं बनता है, तो वो उसको रिपील कर सकता है ना। तो लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो हैव अ सनसेट क्लॉज, है ना। सनसेट क्लॉज के मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है ना। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये आपको पता है, बहुत ही सिंपल है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए लॉ बनाता है, पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए बना सकता है ना। लॉज कैन बी रिपील्ड इन 2 वेज, थ्रू ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन। तो या तो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस पास करके उस ऑर्डिनेंस पास करे कि भाई ये अब से लॉ रिपील हो चुका है, या फिर नए सिरे से लेजिस्लेशन पास करे टू रिपील अ लॉ। ऑर्डिनेंस कब पास होता है, जब कोई भी एक सेशन या फिर कोई भी एक हाउस या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं ना, तो तब होता है ऑर्डिनेंस पास। कौन पास करता है, प्रेसिडेंट पास करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है, 123, ठीक है। और उसका आर्टिकल क्या है, जो स्टेट गवर्नर पास करते हैं ऑर्डिनेंस, 213, है ना। बस 2 को इधर ले आओ, 213, है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि अगर आपने पार्टी बनाई है तो विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डेट ऑफ फॉर्मेशन आपको उसको रजिस्टर कराना है ना। आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, इंडिया के पास, टू रजिस्टर दैट पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो ईसीआई को ये पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 324, जिसके अंदर वो इलेक्शन से पूरा चीज़ें डील करता है, विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टी टू सुपरिटेंडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, है ना। तो 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और सेक्शन है सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसके थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब ये याद रखना, आपसे कोई पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो लॉ हैं वो कहाँ दिए गए हैं, तो दैट इज़ गिवन अंडर 29 सेक्शन 29 आरपीए एक्ट 1951, है ना, इसमें दिया गया है ना। तो इफ़ अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, अगर किसी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन ईसीआई देता है तो उसके पास सिंबल आ जाता है, जो कि वो सिर्फ वही पार्टी यूज़ कर सकती है उस स्टेट में, है ना। तो ये याद रखना है। और अगर नेशनल पार्टी को देता है तो नेशनल पार्टी पूरे इंडिया में यूज़ कर सकती है ना। नेशनल पार्टी जो है वो पूरे इंडिया में यूज़ कर सकती है। और अगर रिकॉग्निशन मिल जाता है तो रिकॉग्निशन के बेनिफिट क्या होते हैं, किसी भी पार्टी को अगर रिकॉग्नाइज़ कर लिया ईसीआई ने तो उसका बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट ये होता है कि अब अगर कोई भी पार्टी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया एज अ नेशनल या फिर स्टेट पार्टी, तो उसके लिए पहली बात तो उनका जो सिंबल होता है वो रिजर्व हो जाता है सिर्फ उन्हीं के लिए, है ना। बस वही यूज़ कर सकते हैं। मान लो स्टेट पार्टी, तो वो स्टेट में बस वही ऐसी स्टेट पार्टी है जो उस स्टेट में अपने सिंबल को यूज़ कर सकती है। और नेशनल पार्टी फिर पूरे इंडिया में यूज़ कर सकती है ना। फिर दूसरा क्या है कि ऐसी पार्टीज़ को सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। प्रपोजर मतलब वो बंदा होता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आप बोल सकते हो जो नॉमिनेट करता है, आपका नाम नॉमिनेट करता है कि भाई हाँ मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ, ये खड़ा होगा, इस टाइप से, है ना। तो एक ही प्रपोजर चाहिए होता है। एंड आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जिसमें वो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है ना। तो वो 2 इलेक्टोरल रोल्स इनको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और कैंडिडेट्स को एक एक कॉपी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो है दूरदर्शन और इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन में टाइम दिया जाता है, एलोकेटेड टाइम दिया जाता है ना, कि आप यहाँ कर सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं स्टार कैंपेनर्स के, वो इलेक्शन के एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होते हैं ना। तो द ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ स्टार कैंपेनर्स आर नॉट टू बी काउंटेड फॉर इन द इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ देयर पार्टी। तो स्टार कैंपेनर्स बेसिकली वो होते हैं जो पार्टी के लिए बेसिकली प्रचार करते हैं ना, है ना। जैसे वो मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा ना, मिर्ज़ापुर में वो जब वो सीएम की बेटी आती हैं तो वो मुन्ना भैया प्रचार करते हैं ना, तो ही इज़ अ स्टार कैंपेनर, है ना। तो अब उसमें आपने देखा होगा कि वो स्टेज शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ, है ना। तो इसमें ये होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्टेज शेयर करते हो तो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंस में वो काउंट होता है। अगर आप स्टेज शेयर नहीं करते हो तो फिर वो नहीं काउंट होता है ना। तो ये याद रखना
कि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है स्टार कैंपेनर्स के वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होते, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अर्बन इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं, ये किसने रिलीज़ करी है? नीति आयोग ने रिलीज़ करी है। तो नीति आयोग अंडर इंडो जर्मन कोऑपरेशन ने इसको रिलीज़ किया है। क्या मॉनिटर करेगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नाम में ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उनका बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन और कैसे मॉनिटर करती है बेसिकली इंडेक्स इसको, है ना। मॉनिटरिंग टूल है जिसमें वो रैंक करती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, है ना। तो इसमें रैंक दिया जाता है 0 to 100, है ना। 100 जो है वो सबसे अच्छा टारगेट है, मतलब सबसे अच्छा स्कोर है कि भाई आपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, है ना। फॉर द सेट ऑफ 2030 और स्कोर ऑफ 0 एम्प्लॉयज़ की आपने कुछ नहीं किया है, एकदम लेज़ी हो, आपने कुछ नहीं किया है ना। तो अभी जो इसकी रैंकिंग आई है उसमें टॉप परफॉर्मर्स कौन है? शिमला है, कोयम्बतूर है और चंडीगढ़ है, तिरुवनंतपुरम है एंड कोची है ना। वर्स्ट परफॉर्मेंस में कौन कौन है? धनबाद है, मेरठ है, ईटानगर है, गुवाहाटी है और पटना है। तो आपको याद रखना है टॉप परफॉर्मर्स में कौन कौन है? शिमला, कोयम्बतूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची। वर्स्ट परफॉर्मेंस में धनबाद, मेरठ, ईटानगर एंड गुवाहाटी एंड पटना, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद द लास्ट आर्टिकल इज़ अबाउट मैसूरू डिक्लेरेशन। तो जो मैसूरू डिक्लेरेशन है क्या है ये बेसिकली क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज़ करेगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को, मतलब जनता के लिए काम, है ना, एट द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो कोई भी गवर्नेंस पॉलिसी बन रही है जैसे, है ना, तो उसमें जनता का इंटरेस्ट जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, है ना। तो जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको हार्ट ऑफ गवर्नेंस में रख के हम डिलीवर करेंगे थ्रू पंचायत एंड लोकल बॉडीज़, है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, उसको स्ट्रेंथन करने का एक स्टेप मान सकते हो आप ये, है ना। इट इज़ एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एज द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, talks about the services delivered by panchayats directly and services of other departments that are facilitated by the panchayats through a monitoring mechanism। तो जो पंचायत सर्विसेज डिलीवर करती हैं अपनी, है ना, उसके बारे में ये बात करता है और वो उसको सिटीजन सेंट्रिक बना के गवर्नेंस के हार्ट में, मतलब गवर्नेंस की जितनी पॉलिसीज़ हैं उसको दिमाग में रख के बनेगी, है ना। It aims to recognize the efforts to promote inclusive and accountable local self-government in the delivery of services, है ना, इन कंसोनेंस विद द प्रायोरिटीज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ आवर सिटीजन्स। तो लोकल जो जनता का जो रूरल एरियाज़ में या फिर इन जनरल जो जनता का पहला टच पॉइंट होता है दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो उनसे उनको हम पार्टिसिपेट करा के उनसे हम मदद लेके या फिर उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करके या फिर बेसिकली वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको इम्प्रूव करके ही हम सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ना। तो इसको 16 स्टेट्स ने बेसिकली साइन किया है। इसको हम बोलते हैं मैसूरू डिक्लेरेशन। तो अगर ऐसे आ जाए कि मैसूरू डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एज द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस में हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लाएंगे, ठीक है, और जो पंचायत जो सर्विसेज डिलीवर करती हैं, है ना, उनको बेसिकली उनको हम इम्प्रूव करेंगे, है ना, ये मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पॉलिटी के करंट अफेयर्स ख़त्म। अगले लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, और MCQ के लेक्चर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लॉग ऑन टू www.thelemanway.com फॉर मोर सच कोर्सेज। इकोनॉमिक्स का चैलेंज लॉन्च हो चुका है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें हर मॉड्यूल के एंड में हमने क्वेश्चंस डाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चंस आप जब करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे अलाउड नहीं हो जाने के लिए, है ना। तो ये अगर चीज़ आप 7 डेज़ में कर लेते हो तो यू विल गेट अ बैच फ्रॉम अस, एंड अगर वो बैच आपको मिलता है तो यू विल गेट डिस्काउंट्स ऑन फर्दर कोर्सेज। तो डू चेक दैट आउट, है ना, and you can also leave us a review. The link is in the description, and you can also explore our YouTube where we have a lot of static topics to study from. So thank you so much guys. Please recommend our lectures, and I'll see you in the next one. और आज का शॉर्ट्स भी आ जाएगा तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे।